नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पिछले 3 साल से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध अब भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। रूस अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भड़के हुए हैं। रूस को झुकाने के लिए अब तक के सभी दांव फेल हो जाने के बाद अब ट्रंप ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब उन्होंने रूस को घेरने के लिए उसके सहयोगियों को साधना शुरू कर दिया है और सबसे पहले चीन का दरवाजा खटखटाया। चीन इस वक्त रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। यूक्रेन जंग में भी वो रूस के साथ खड़ा है। ऐसे में अब ट्रंप रूस और चीन की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश में है। तो ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति से क्या की है अपील? रूस के खिलाफ क्या चीन और अमेरिका आएंगे साथ? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। FATF ने ईरान को ब्लैकलिस्ट में डाला। आतंकी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई। संस्था पर अमेरिका के दबाव में काम करने को लेकर उठे सवाल। इजरायली सेना ने गजा में बोला हवाई हमला। हमास के साथ फिर से जंग छिड़ने की बड़ी आशंका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले कायम रहेगा युद्ध विराम। अफगानिस्तान से खुली जंग होगी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की तालिबान को सीधी धमकी। इस्तांबुल वार्ता से पहले आया बड़ा बयान। और चलते चलते में देखेंगे पेड़ों पर रहने वाली अनोखी मानव जाति को बाहरी दुनिया से नहीं है उनका संबंध। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला ने तैनात की 5000 रूस निर्मित इग्ला एस मिसाइलें। राष्ट्रपति मादुरो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर युद्ध की साजिश रचने के लगाए आरोप। पीओके में बंद करो जनता का दमन। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकारा। कश्मीर मुद्दा उठाए जाने के बाद भारत ने अपने राइट टू रिप्लाई का किया इस्तेमाल। मलेशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। फलस्तीनी झंडा थामे लोगों ने किया प्रदर्शन। आसियान समिट के लिए मलेशिया दौरे पर हैं ट्रंप। विज्ञापन विवाद के बाद कनाडा पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा एक्शन। आयात पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का किया ऐलान। पहले ही रद्द कर चुके हैं व्यापार वार्ता। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशियाई देशों के दौरे पर हैं और इस दौरान उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होनी है। वैसे तो ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही थी क्योंकि बीते कुछ वक्त से जो फैसले ट्रंप ने लिए हैं रूस से तेल व्यापार को लेकर, जिस तरह उन्होंने बीजिंग पर टैरिफ की धमकी दी है, उसके बाद चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर दोबारा छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अब जिनपिंग से मुलाकात से पहले ट्रंप के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। अभी तक तो रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप धमकी और दबाव की रणनीति अपनाए हुए थे, लेकिन अब वो सहयोग की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से मदद की अपील की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि रूस को समझाने में चीन हमारी मदद करे। हमने रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाए हैं। मुझे लगता है कि ये प्रतिबंध और कड़े होने जा रहे हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि इसमें चीन हमारी कैसे मदद करेगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं। हमारी बैठक भी होने जा रही है। ये अच्छी मीटिंग होगी। हम बिजनेस भी करेंगे। इस मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध पर बात होगी। इस युद्ध में हर हफ्ते 7000 लोग मारे जा रहे हैं, जिनमें अधिकतर सैनिक हैं, और हम यकीनन इस बारे में बात करेंगे। यानी ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध को रोकने में रूस के खिलाफ जिनपिंग उनकी मदद करे, जिसके लिए उन्होंने उम्मीद तो जताई ही और साथ ही चीन के साथ तनाव कम करने के भी संकेत दिए। उन्होंने रूस के साथ तेल व्यापार बंद करने का दबाव बनाते हुए चीन पर 155% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और अब वो उसमें राहत देने की बात कर रहे हैं। पत्रकारों ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या वो चीन के साथ डील करने के लिए किसी भी तरह की रियायत देना चाहते हैं, तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, उन्हें कुछ रियायतें देनी होंगी। हमने चीन पर 157% टैरिफ लगाया है। मुझे नहीं लगता कि ये टैरिफ सदा के लिए है। वे इसे कम करना चाहते हैं। हम उनसे कुछ चीजें चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अब उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि रूस को झुकाने के लिए उनके प्रतिबंध काफी नहीं है। इसलिए अब उन्होंने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। अब वो रूस के सहयोगियों के जरिए उस पर दबाव बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात को लेकर एक बार फिर चेताया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे पता होना चाहिए कि हम एक समझौता करने जा रहे हैं। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूसी राजदूत किरिल दिमित्रिव अमेरिका पहुंचे हैं और यह तय माना जा रहा है कि इस दौरान उनकी अमेरिकी अधिकारियों से पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि ट्रंप ने युद्ध पर रूस के अड़ियल रवैये को देखते हुए पुतिन के साथ बुदापेस्ट में होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया है। रूस का कहना है कि ये बैठक स्थगित हुई है, रद्द नहीं। यानी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की उम्मीद अभी बाकी है।
अब इन हालात में देखना यह होगा कि ट्रंप आगे क्या कदम उठाते हैं। क्या उन्हें रूस के खिलाफ चीन से मदद मिलेगी? क्या ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी? ये देखने वाली बात होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे एफएटीएफ के एक्शन पर उठने वाले सवालों के बारे में। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने ईरान पर सख्त एक्शन लिया है और उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। एक तरफ पाकिस्तान है, जहां आतंकी संगठन खुलकर चंदा उगाही कर रहे हैं। आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के कार्यक्रमों में पाकिस्तान के मंत्री और सेना के अधिकारी भी शामिल होते हुए देखे जाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की तरफ से उस पर नरमी दिखाई जाती है, बस चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एफएटीएफ अमेरिका के दबाव में काम कर रहा है, क्योंकि ईरान पर पहले से ही संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसके बाद ईरान की आर्थिक हालत बेहद खस्ता दिखाई दे रही है। लेकिन अब एफएटीएफ ने उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। ईरान ने आतंकवादी फाइनेंसिंग रोकने वाले कन्वेंशन यानी सीएफटी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कन्वेंशन पैलेर्मो कन्वेंशन को अपनाने का कानून पास किया है। ईरान का कहना है कि वो आतंकवादी संगठनों को मिलने वाली हर तरह की मदद को रोकने के लिए सख्ती दिखा रहा है, लेकिन एफएटीएफ को ईरान पर भरोसा नहीं दिख रहा। एफएटीएफ ने साफ कहा है कि अगर ईरान पूरी तरह से ये कानून लागू कर देता है तो आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। फिलहाल एफएटीएफ ने ईरान को ब्लैकलिस्ट में बनाए रखा है। ब्लैकलिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं करते। ऐसा करने से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए संकट पैदा होता है, इसलिए संस्था इन देशों को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल देती है। एफएटीएफ का कहना है कि ईरान अभी भी फाइनेंशियल सिस्टम में पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। उसे अपने कानून और सिस्टम सुधारने होंगे, तब ही दुनिया के बाकी देश ईरान के साथ फाइनेंशियल डील करने में सुरक्षा महसूस करेंगे। अभी के लिए ईरान पर नजर रखी जाएगी और बाकी देशों को सचेत किया गया है कि ईरान के साथ संभल कर काम करें। एफएटीएफ ने वर्तमान में सिर्फ 3 देशों को ब्लैकलिस्ट में रखा है, जिसमें ईरान के अलावा उत्तर कोरिया और म्यांमार शामिल है। इसके अलावा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में 23 देशों को शामिल किया गया है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी एएमएल और काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यानी सीएफटी के लिए निर्धारित नियमों को लागू तो करते हैं, लेकिन उनमें कमजोरियां होती हैं, जिन्हें सुधारने के लिए वे क्या काम करते हैं, इस पर फोर्स की निगरानी होती है। और भारत के पड़ोसी देश नेपाल का नाम ग्रे लिस्ट में है, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश इस सूची से बाहर है, जिसके चलते एफएटीएफ पर सवाल उठ रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे गजा की। तो गजा में युद्ध विराम लागू है, इसके बावजूद इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इजराइल ने एक बार फिर गजा में हवाई हमला किया है और हर बार की तरह इस बार भी उसका दावा है कि यह हमला खुद के बचाव में किया गया है, युद्ध विराम तोड़ने के इरादे से नहीं। इजरायली सेना ने बताया कि हमने मध्य गजा के नुसेरात क्षेत्र में हवाई हमला किया है। हमला इस्लामिक जिहाद के सदस्य को निशाना बनाकर किया गया है, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर इजरायली सेना पर एक सुनियोजित हमले को रोकना था। दक्षिणी कमान में आईडीएफ सैनिक युद्ध विराम समझौते के मुताबिक क्षेत्र में तैनात है और किसी भी तात्कालिक खतरे को दूर करने के लिए कार्रवाई जारी रखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने गजा में एक ड्रोन पर हमला होते देखा, जिससे उसमें आग लग गई। स्थानीय डॉक्टरों ने बताया कि इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं, हालांकि किसी की मौत की खबर नहीं है। और इससे ठीक एक हफ्ते पहले 19 अक्टूबर को भी इजरायली सेना ने गजा में हवाई हमला किया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद ये युद्ध विराम सवालों से घिर गया था और आनन फानन में अमेरिकी दूत इजरायल पहुंचे। खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी इजरायल गए। पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात की ताकि युद्ध विराम को स्थायी रूप से लागू रखा जा सके, लेकिन उनका यह दौरा बहुत कामयाब नहीं रहा। इजरायल अपना अभियान जारी रखने की बात पर अड़ा हुआ है और आईडीएफ के ये हमले उसके इस रुख के गवाह माने जा रहे हैं, जिससे गजा में शांति लाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें कमजोर होती दिखाई दे रही हैं। युद्ध विराम टूटने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ट्रंप ने भरोसा जताया है कि यह युद्ध विराम लागू रहेगा। उन्होंने हमास को धमकी देते हुए कहा कि गजा में युद्ध विराम कायम रहेगा। अगर यह कायम नहीं रहता है तो हमास से निपटना मुश्किल नहीं होगा, यह बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमास के लिए भी ये कायम रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमें एक बात पर अपना वादा दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने गिरोह के सदस्यों को मार गिराया है। मुझे उम्मीद है कि ये सही है, इसलिए मुझे लगता है कि ये कायम रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या होगी।
इजरायल बार बार गजा पर हमले कर रहा है, जिससे युद्ध विराम पर खतरा दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रंप की तरफ से हमास को चेतावनी दी जा रही है, जिसके बाद अमेरिका का यह दोहरा रवैया भी सवालों से घिर गया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर गजा की जनता को इजरायली हमलों से छुटकारा कब मिलेगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव की। तो दोनों देशों के बीच पिछले काफी वक्त से टकराव के हालात बने हुए हैं। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक दूसरे पर हमले किए, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को अस्थायी युद्ध विराम हुआ और अब स्थायी सीजफायर के लिए बातचीत चल रही है। लेकिन बातचीत से पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को सीधी जंग की धमकी दे दी है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर काबुल और इस्लामाबाद के बीच बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खुला युद्ध छेड़ देगा। हाल के दिनों में कोई घटना या झड़प नहीं हुई है जो दिखाता है कि दोहा समझौता कुछ हद तक प्रभावी रहा है। हालांकि मुझे खुशफहमी नहीं है, जो नजर आया है वो शांति चाहते हैं। हमारे पास एक विकल्प है, अगर कोई समझौता नहीं होता है तो हम उनके साथ खुली जंग लड़ेंगे। रक्षा मंत्री की यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तुर्की के इस्तांबुल में बातचीत का दूसरा दौर चल रहा है। बीते दिन इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूसरी हाई लेवल वार्ता करीब 9 घंटे तक चली। दोनों पक्षों ने सीमाओं पर तनाव घटाने पर सहमति जताई। हालांकि कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ, लेकिन बातचीत ने रिश्तों में आई खटास को अस्थायी तौर पर कम किया है। अब दोनों देशों के बीच दूसरे चरण की जो वार्ता चल रही है वो जल्दी ही खत्म हो सकती है। लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने युद्ध की जो धमकी दी है उसके बाद तालिबान भी सख्त हो गया है। तालिबान ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। अफगान तालिबान के अधिकारियों ने बताया कि रूसी हवाई कवच को विशिष्ट जगहों पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। ऐसे में अफगानिस्तान पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को अब 2 बार सोचना होगा। बता दें कि दोनों पक्षों के बीच इसी महीने कई दिनों तक हिंसक झड़प चली थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने काबुल समेत अफगानिस्तान के कई प्रांतों में हवाई हमले किए थे, जिसका तालिबान सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और अब सबकी नजरें दोनों देशों के बीच हो रही इस बैठक पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्या तनाव खत्म हो पाएगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एक अनोखी जनजाति की। तो इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत के घने जंगलों में एक अद्भुत जनजाति रहती है, जिसने अपनी अनूठी जीवन शैली से दुनिया को चकित कर दिया। यह है कोरोवाई जनजाति, जो अपने अविश्वसनीय ट्री हाउस के लिए प्रसिद्ध है। जरा सोचिए, एक पूरा गांव पेड़ों के ऊपर बसा हो। कोरोवाई लोग ऐसे घर बनाते हैं जो जमीन से कई बार 50 मीटर तक की हैरत अंगेज ऊंचाई पर टिके होते हैं। ये मजबूत लकड़ी के तनों पर खड़े होते हैं और पत्तों से ढके होते हैं, जो घने जंगल के बीच एक जादुई नजारा पेश करते हैं। ये अनूठे स्काई होम उन्हें दुनिया भर में अलग बनाते हैं। पापुआ के इन दुर्गम जंगलों में रहना आसान नहीं है और इसीलिए ये जनजाति लंबे समय तक बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग रही। 1970 के दशक तक तो दुनिया को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई जनजाति मौजूद है। कोरोवाई लोग खुद को धरती पर अकेला इंसान मानते थे। हालांकि समय के साथ बदलाव आया और आज भी कुछ कोरोवाई समूह ऐसे हैं जिन्होंने किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देखा है, लेकिन कई समूह अब धीरे धीरे पर्यटकों और मिशनरियों के संपर्क में आ रहे हैं। शोधकर्ता कोरोवाई समुदाय को उनकी बुद्धिमत्ता और अद्भुत निर्माण कौशल के लिए बहुत मानते हैं। पत्रकार पॉल रैफेल ने 2006 में इस जनजाति से मुलाकात की थी और उनके जीवन के बारे में विस्तार से बताया। कोरोवाई जनजाति न केवल अपने असाधारण ट्री हाउस के लिए बल्कि अपनी दृढ़ता और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने की क्षमता के लिए भी जानी जाती है। उनके ट्री हाउस आज भी मानव वास्तुकला की सरलता और जंगल में जीवन जीने के अनोखे तरीके का एक जीता जागता प्रमाण है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।